आज का हमारा टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड द अदर बिजनेस फंक्शंस। चैप्टर है हमारा 15। एक छोटा सा चैप्टर है। प्रीवियसली चैप्टर के साथ मोस्टली एसोसिएटेड है कि हमने जो है डिफरेंट एस्पेक्ट से देखे थे फाइनेंशियल फंक्शंस को, फाइनेंशियल सिस्टम्स को देखा था, उसके प्रोसीजर्स को पढ़ा था। अब हमने इसको क्या करना है, मेजरली एसोसिएट करना है कि बिजनेस के जो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे अकाउंटिंग के साथ किस तरीके से रिलेशन रखते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग जब हम जो है बात कर रहे हैं एज एन एसीसीए स्टूडेंट, आप लोग का ज्यादातर कंसर्न इन चीजों के साथ होता है। तो आपको ये सारे की सारी चीजें क्यों बताई जाती है कि बिजनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, मार्केटिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, प्रोडक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, तो इस सब का कंसर्न क्या है। तो इसी वजह से जो है आज हम देखेंगे कि आपके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं बिजनेस के, वो किस तरीके से अकाउंटिंग के साथ एसोसिएटेड है या उनका रिलेशनशिप है। तो कंटेंट आपका कहता है कि 5 चीजें हैं जो बिजनेस में होती हैं जिसके साथ आपके जो है अकाउंटिंग को कंपेयर करेंगे हम। पहला हम मार्केटिंग के साथ इसको देखेंगे, दूसरा हम प्रोडक्शन, परचेजिंग, सर्विसेज और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ। यहाँ पे अब हमारा कंसर्न इस चीज के साथ नहीं है कि मार्केटिंग क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, सर्विसेज क्या होते हैं, परचेजिंग क्या होता है। हमारा मेजर जो कंसर्न है वो ये है कि इन सब का ताल्लुक जो है अकाउंटिंग के साथ क्या है। अकाउंटिंग जो है हम कहते हैं कि बेस है उसके लिए, सबके लिए, तो किस तरीके से इन सब का आपस में रिलेशनशिप है, ये सारी की सारी इंटीग्रेटेड है। तो कहता है वही बात जो मैंने आपको कही कि प्रीवियसली जो हमने देखा था वो आपके साथ क्या था कि सारे के सारे फाइनेंशियल सिस्टम थे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे जो ये सारे फंक्शंस थे जो बिजनेस के साथ, बिजनेस के फंक्शंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग के साथ किस तरीके से अपना ताल्लुक रखते हैं। हमने उन चीजों को एनालाइज करना है। पहले स्टार्ट करेंगे हम परचेजिंग के साथ, जिसको हम जो है प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग से मुराद हमारा क्या था, हमने कहा था कि आपकी कंपनी क्या करती है जब कोई चीज परचेज करती है, किस मकसद के लिए। जब वो क्या करेगी कि ऑर्डर्स मंगवाएगी, रॉ मटेरियल मंगवाएगा, या वो क्या करेगा पैटी कैश एक्सपेंसेस कर रहा है, तो उसमें जो है वो चीजें परचेज कर रहा है। तो उस सब के साथ जो है आपका अकाउंटिंग का क्या काम है। तो उन्होंने जो है टेबल में आपको कुछ चीजें बताई हुई हैं। कहता है कि किस तरीके से ये इसके साथ काम रखता है, किस तरीके से जो है अकाउंटिंग एसोसिएट है परचेजिंग के साथ। तो पहले कहता है कि वहां पे जब हम जिक्र करते हैं अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिशिंग क्रेडिट टर्म्स। कि आपके बिजनेसेस जो होते हैं वो ज्यादातर किस चीज पे चलते हैं, क्रेडिट्स पे चलते हैं। जब वो जो है क्रेडिट्स पे चल रहे हैं तो क्रेडिट्स का रिकॉर्ड कीपिंग हम कहाँ पे करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल की सूरत में हम करते हैं। ठीक है, अगर हमने जो है कर्जे पे किसी को जो है जब परचेजिंग कर ली है हमने, तो हम उसको क्या करेंगे, अकाउंट्स पेबल बना देंगे। अगर हमने सेलिंग किया है तो हम उसको अकाउंट रिसीवेबल बना देंगे। फिर हम जो है कुछ चीजों को बैड डेट्स कंसिडर करते हैं, व्हाई दे आर बैड डेट्स, वो सारे के सारे कहाँ से आ रही है, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी से आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि अकाउंटिंग के जो है डिपार्टमेंट्स क्या करता है, वो कहता है कि द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल वर्क विद द बाइंग डिपार्टमेंट टू लियाइज with suppliers to obtain a credit account and to negotiate credit terms which are acceptable। कि वो क्या करेगा, जितने भी क्रेडिट टर्म्स होंगे जिस पे जो है उनकी डीलिंग हो रही है, वो सारे के सारे वो आपस में निगोशिएट करेंगे। और वो सारे के सारे जो है क्या करेंगे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले के पास जाएंगे, वही बताएगा कि आप जो है उसको कितना क्रेडिट दे सकते हो, कितना क्रेडिट नहीं दे सकते। दूसरी चीज, प्राइसेस। प्राइस का कंसर्न भी आपके पास तभी हो सकता है, जैसे हमने कहा था कि आप जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जब परफॉर्म करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है फाइंड आउट करते हो, आप जो है फिनिश गुड्स की जो है प्राइस फाइंड करते हो, फिर उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कंप्लीट करते हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, बेसिकली कॉस्ट फाइंड करते हो कि कितनी कॉस्ट आपकी एक प्रोडक्ट पे बनाने पे लग रही है। तो उसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, प्राइसेस को एडजस्ट करते हो, उसकी प्राइसेस को फाइंड आउट करते हो। तो इसलिए कहते हैं कि द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कैन एडवाइज द बाइंग डिपार्टमेंट ऑन द मैक्सिमम प्राइस दैट शुड बी पेड टू मेंटेन मार्जिन्स। कि वो क्या करे कि वो जो है मैक्सिमम प्राइसेस रखे ताकि आपके जितने भी मार्जिन्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो भी निकल सके। अगर टैक्सेस की पेमेंट्स आपने करनी है वो सारे के सारे इसमें कवर हो सके। थर्ड चीज, पेमेंट्स। पेमेंट्स मे बी अप्रूव्ड बाय द बाइंग डिपार्टमेंट बट आर मेड बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कि जब आप कोई चीज परचेज करते हो तो आपकी जो है पैसे जो है वो कौन देता है, बाइंग डिपार्टमेंट ही देता है। लेकिन वो कहाँ से अप्रूव होंगी, अकाउंटिंग वालों से होंगे। क्योंकि वो क्या करेंगे, अपने कैश को चेक करेंगे, वो जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स वगैरह को चेक करेंगे। वो अपने जो है स्टेटमेंट्स को देखने के बाद आपको बताएंगे कि हमारे
जो है ऑन हैंड कितना कैश मौजूद है, कितना कैश मौजूद नहीं है इस परचेजिंग करने के लिए। नंबर 4 कहता है कि डेटा कैप्चर्स फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स, कि ऑर्डर्स डिटेल्स विल बी पुट बाय द बाइंग डिपार्टमेंट एंड डिटेल्स पास टू द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कि जब आप कॉस्ट अकाउंट में जो है, मैंने आपको कहा था कि जब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग करते हो तो वहां पे आप क्या करते हो कि जब आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो आप उन ऑर्डर्स को रिकॉर्ड करते हो। उन ऑर्डर्स को रिकॉर्ड करने के बाद आप जो है उसको अप्रूव करोगे कि ठीक है इस चीज को बनना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में बनना चाहिए, किसने ऑर्डर प्लेस किया था, वो सारी की सारी चीजें कौन करता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही करता है। नेक्स्ट इन्वेंट्री आ जाती है। इन्वेंट्री भी हमने अपने पास जो है रिकॉर्ड की होती है। कहता है कि द परचेजिंग डिपार्टमेंट विल कंसल्ट विद द इन्वेंट्री सेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स ऑलरेडी इन स्टॉक एंड देयरफॉर द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। कि वो जो है क्या करेगा, अकाउंटिंग वालों से पूछेगा, उनके जो है बैलेंस शीट में वो बता देंगे कि जी कितने जो है ऑन हैंड इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है और कितने जो है नंबर्स में मौजूद है और कितने मजीद हमें प्रोड्यूस करनी है, वो सारा का सारा हिसाब वो उसको बताएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट बजट। कि आप क्या करोगे कि जो बजट वगैरह बनाए जाते हैं तो वो भी तो अकाउंटिंग ही आपको बना के देता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो वही आपको बताता है कि आपने एस्टिमेट करना होगा किस चीज को। आप ये जो है कहता है कि द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल कंसल्ट विद द बाइंग डिपार्टमेंट ऑन लाइकली कॉस्ट इन प्रिपेयरिंग बजट्स। कि वो जो है क्या करेगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और बाइंग डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कंसल्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, अपना बजट बनाएंगे कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने इस साल हमने सेल्स करनी है, कितने साल हमने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है या हमने परचेज करने हैं उसके लिए रॉ मटेरियल। वो सारा का सारा कौन बताएगा, बाइंग डिपार्टमेंट बताएगा कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड चल रही है। तो इसीलिए जो है ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से इसके साथ एसोसिएट है। नेक्स्ट चीज है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन क्या करता है कि द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान्स एंड ओवरसीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली जो है वो प्लान्स बनाता है कि आपने जो है कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं और जो प्रोड्यूस हो गए उनको जो है चेक करता है, उन पे नजर रखता है, उनका रिकॉर्ड अपने पास मौजूद रखता है। सो कहता है कि इसका जो है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ कैसे कंसर्न होगा, किस तरीके से ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो कहता है कि सबसे पहली चीज आ जाती है कॉस्ट मेजरमेंट, एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन। कि आप क्या करते हो कि मेजर करते हो किस चीज को, कि आपकी जो है प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी होंगी, ठीक है, किस चीज को कितना अमाउंट जो है एलोकेट किया गया है और फिर उसके बाद जो है कितना आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही है। कि द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल मेजर्स क्वांटिटीज ऑफ materials and time used. The management accountant gives monetary value to that to them. Costs are then allocated and absorbed to calculate production cost based on advice given by the production department. कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारी की सारी कॉस्टिंग करेगा, आपको बताएगा कि कहाँ पे कितने पैसे लगे हुए हैं, आपके एक प्रोडक्ट बनने पे कितना खर्चा आ रहा है, कितने टाइम में जो है वो चीज़ बन रही है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कितना जो है अपने कॉस्ट को कम कर सकते हो, कौन से जो है आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, कौन से में कम है, आप उसको जो है इसके साथ देखते हो। नेक्स्ट चीज कहता है बजटिंग। ठीक है, जब आप बजट बना रहे हो तो बजट में आप जो है पहले से एलोकेशन करते हो, आप एक प्लान तरीके से चलते हो। बजट आपके पास बेसिकली क्या है, एक प्लान है। ठीक है, सो कहते हैं कि द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल डिसाइड हाउ मेनी आइटम्स ऑफ व्हाट टाइप आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही आपको जो है बताएगा बेसिकली कि आप कितने आइटम्स, किस आइटम जो है किस टाइप के आइटम्स आपको बनाने चाहिए और द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज विल बी डिटरमाइंड बाय द अकाउंटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टुगेदर एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ओवरऑल बजट। कि आपने जब प्रोडक्ट्स बना लिए तो उसकी जो है जितनी कॉस्ट आई थी उसकी कितनी प्राइसिंग आपने करनी होगी, ठीक है, और उस पे जो है कितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने चाहिए, कौन से यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस करने चाहिए, वो सारा का सारा आप बैठ के जो है क्या करोगे, दोनों डिपार्टमेंट्स डिसाइड करेंगे और फिर वो जो है बजट में बताएंगे कि हमने इस दफा इतने यूनिट्स बनाने हैं, वो इतने पे सेल होंगे, इतने पे जो है हम इसकी कॉस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी। कि the production and accounting department will discuss the features that can be included in products and the raw materials that should be used. They should agree with the better quality materials and features justify the extra cost and discuss how to maximize quality and profit. कि आपने जो है क्या करना होगा कि कॉस्ट को भी देखना होगा, क्वालिटी को भी देखना होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप जो है कॉस्ट बढ़ाओगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, आप कॉस्ट को कम करोगे तो क्वालिटी भी जो है रिड्यूस होगी। तो आप क्या करोगे, एक ऐसा मिक्सअप बनाने की कोशिश करोगे कि जहां पे क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है, और आपकी जो है कॉस्ट भी उस पर कम आए ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। लास्ट में कहता है इन्वेंट्री। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल liaise with the inventory section to ensure that there are sufficient raw materials in inventory for the production that is planned. कि उनके पास इतनी इन्वेंट्री मौजूद है कि नहीं है मौजूद, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं।
तो अकाउंटिंग वाले ने क्या किया था, परचेज वालों से सारे के सारे रिकॉर्ड लिया था कि कितना रॉ मटेरियल उन्होंने परचेज किया था। तो वही अब क्या करेंगे, जब प्रोडक्शन वाले अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो वो इनको गाइड करेंगे कि आपके पास कितनी जो है इन्वेंट्री मौजूद है, कितनी इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। नंबर 4 कहता है मार्केटिंग। मार्केटिंग हमने क्या कहा था प्रीवियस जो है चैप्टर्स में भी हमने काफी डिटेल से इसको देखा था कि मार्केटिंग आपकी बेस करती है किस चीज पे, 4 पीस पे, कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्लेस कहाँ करेंगे हम उसको, और हम उसकी जो है प्रमोशन कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सब तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसलिए कहता है कि द मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स विद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एज फॉलोज, कि वो जो है किस तरीके से अकाउंटिंग के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो पहली चीज आपकी बजटिंग बनाने में हेल्प आउट करती है। किस तरीके से, कि आप जो है अपने सेल्स बजट बनाते हो, आप उसमें देखते हो कि आपने इस दफा जो है कितनी सेल्स करनी है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, आपने जो है कितने ऑर्डर्स लेने हैं, ताकि आप जो है क्या कर सको, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सको। दूसरी चीज कहता है एडवर्टाइजिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट को जब एडवर्टाइज करोगे, आप कहते हो कि जी मैंने बिलबोर्ड्स बनाने हैं, मैंने क्या करना है, डिस्काउंट ऑफर्स देने, वो सारी की सारी चीजें कब पॉसिबल होंगी, जब आपके पास जो है एक हैंडसम अमाउंट पड़ी होगी। तो हैंडसम अमाउंट आपको कहां से पता चलेगा, जब आपको जो है अकाउंटिंग वाले इंफॉर्मेशन देंगे। थर्ड चीज कहता है प्राइसिंग। प्राइसिंग जैसे हमने कहा कि अकाउंटिंग, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो, आप जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर फाइंड करते हो, तो वो आपको किस चीज में हेल्प आउट करेगी, प्राइसिंग में, कि आप एक यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हो, उस पर आपका कितना खर्चा आ रहा है। जब आपको वो चीज पता चल जाएगी, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इजिली अपने प्रोडक्ट को प्राइस कर सकते हो, और उसमें से डिफरेंस जितना आपको मिल रहा होगा, आप उसको जो है बेनिफिट उठा सकते हो। नंबर 4 कहता है कि मार्केट शेयर, कि the accounting department can provide the marketing department with the accounting department can provide the marketing department with information on sales volume for each product to help the marketing department in determining market share। कि वो क्या करेगा, कि वो उसको हेल्प आउट करेगा कि आपकी जो है कितनी सेल्स हो रही है, कितनी क्वांटिटी में, कहाँ पे आपकी कितनी सेल्स हो रही है। तो वो इसी हिसाब से क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि हमारे मार्केट में कितना शेयर है, कितने कस्टमर्स हमारे हैं, कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की हुई है, कहता है कि इन मैनी कंपनीज देयर कैन बी अ ग्रेट डील ऑफ एंटोनिज्म एंटोगेनिज्म बिटवीन मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग, स्पेशली ओवर प्राइसिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। कहते हैं कि आपके जो है सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो मार्केटिंग और अकाउंटिंग का चलता है, वो प्राइस और कॉस्ट कंट्रोल पे चलता है। कि मार्केटिंग वाले कहते हैं कि हमें जो है ज्यादा प्राइस पे जो है उसको लेकर चलो, अकाउंटिंग वाले कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, क्योंकि वो जो है मार्केटिंग वाले कहते हैं कि जितना हमारे पास ज्यादा फंड्स होगा, हम ज्यादा तरीके बेहतर तरीके से इसको एडवर्टाइज कर सकेंगे अपने प्रोडक्ट को, हम जो है अच्छे ऑफर्स दे सकेंगे अपने कस्टमर्स को। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल जो अकाउंटिंग वाले होते हैं, वो उसको कहते हैं कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट को रिड्यूस करो, जितनी आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी उतना ही ज्यादा हम अर्न कर सकेंगे। तो इस वजह से इनके दरमियान जो है हमेशा क्लैश चल रहा होता है, और आपको एक सूटेबल प्राइस जो है डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, कि आप कितना जो है बजट एलोकेट करते हो अपनी मार्केटिंग के लिए, कितना जो है अपना बजट एलोकेट करते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ आप जा रहे हो, तो अकाउंट वाले आपको कहेंगे कि नहीं, इतना हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आप इसको बना सको, या जो है हम आपको फाइनेंस कर सकें, क्योंकि हमने बाकी डिपार्टमेंट्स के जो है जो चल रहे हैं फंक्शंस, वो भी तो परफॉर्म करने हैं। तो दोनों के दरमियान जो है इस चीज का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। नंबर 5 है सर्विस प्रोविजन। सर्विस क्या चीज है, सर्विस आपके पास वो होती है, इंटेंजिबल चीजें होती हैं जो आपको बेसिकली नजर नहीं आ रही थी, बल्कि आप प्रोवाइड कर रहे होते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज अ सर्विस। ठीक है, मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, एंड प्रोडक्ट नहीं दे रहा, बल्कि मैं आपको जो है क्या कर रहा हूँ, एक काइंड ऑफ अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंटेंजिबल जो है चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपके काम आती है, और आप उसके लिए क्या करते हो, पे करते हो। So इन्होंने डिफाइन किया, कहता है कि companies are very often provide services to customers at the same time or as a sale or afterwards. For example, a computer retailer may charge an extra fee to help customers to set up their system, or a car dealer may provide a car service. कि आपके ज्यादातर इस तरीके से भी होता है कि जितने आपके जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, साथ में सर्विसेज भी देते हैं। जैसे आप जो है कंप्यूटर खरीदते हो, तो कंप्यूटर की सेटअप करना, कंप्यूटर को जो है फिक्स करके देना, ऑन करके देना, कुछ कंपनीज जो है वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। जैसे आप गाड़ी खरीद लेते हो, तो गाड़ी तो एनफ नहीं है ना, उसमें जो है काम वगैरह आ जाता है, उसमें कोई मसले आ जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, वो आपको जो है आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो इसी को हम जो है सर्विसेज कहते हैं, कि आप जो है प्रोडक्ट के लिए जो उसको ऑपरेट करने के लिए जरूरी चीजें होती हैं, वो भी आप क्या करती हैं, कंपनीज आपको प्रोवाइड करती है, जिसको हम सेल्स कहते हैं।
सेल्स की नेचर क्या होती है, उसमें कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। 4 मेजर फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये वाकई हमारी जो है सेल्स हैं और ये चीजें जो है प्रोडक्ट नहीं हो सकती। पहली चीज इंटेंजिबिलिटी, कि वो आपको जो है नजर नहीं आएगा। सर्विसेज आर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी पैक्ड फॉर द कस्टमर टू टेक अवे विद देम। कि सर्विसेज आप जो है आपका कस्टमर आपके साथ नहीं ले जा सकता। वो क्या करेगा कि वो आप उसको वहीं पे सर्विस प्रोवाइड करोगे, वो वहीं पे उसको अवेल करेगा। ठीक है, आप उसको कोई पैकेजिंग में दे नहीं रहे। मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कोई पैकेज नहीं दे रहा। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, वन टाइम हो गया, आपको सर्विस मिल गई, इसके बाद जो है अगले दिन या अगले आवर्स में दूसरी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। सो इस टाइम के लिए वो एक सर्विस पूरी होगी। सो कहता है कि दे ऑफन हैव few if any physical aspects. For example, a taxi driver provides a service carrying customer from one location to another. The customer do not have a permanent tangible product they can keep. कि हो सकता है कि आपके पास जो है वहां पे एक टेंजिबल प्रोडक्ट पड़ा हो, जैसे आप कहते हैं कि वो हमें गाड़ी में ले जा रहा है, तो ये तो एक प्रोडक्ट है। हाँ, हो सकता है कि उसमें जो है एक प्रोडक्ट या जो है टेंजिबल चीजें जो है फिजिकल एस्पेक्ट उसका जो है कवर हो रहा हो, लेकिन वो आपके पास नहीं रहती, वो टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए होती। जैसे हमने कहा कि गाड़ी वाला आपको जो है टैक्सी ड्राइवर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाता है, तो जा तो आप गाड़ी में ही रहे हो, आप एक टेंजिबल प्रोडक्ट में जा रहे हो, लेकिन जब आप वहां पे पहुंच जाते हो तो सर्विस खत्म हो जाती है। अब आप गाड़ी नहीं लेकर जा रहे, आप उस सर्विस के पैसे दे रहे हो जिसकी वजह से आप यहां तक पहुंचे हो। सेकंड फीचर है इंसेपरेबिलिटी, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सर्विसेज आर ऑफन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम एज दे आर कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स। For instance, a taxi driver will create the service they offer as they are carrying a passenger to their desired location. The service cannot therefore be easily distinguished from the person or organization providing the service. कि आप जो है उस कंपनी से या उस बंदे से उसकी सर्विस को अलग नहीं कर सकते, वो उसके साथ ही जुड़ी हुई चीज है। जैसे कहते हैं कि कंपनी ने आपको क्या कर दिया, एक प्रोडक्ट दिया या जो है एक सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस उसके साथ एसोसिएट रहेगी, वो आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। जैसे कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने आपको एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचा दिया लोकेशन में, लेकिन अब वो सर्विस वहीं पे खत्म हो गई है, वो आपके साथ नहीं रहेगी। आप ये कह दो कि जी मेरे पास जो है स्टिल वो चीज पड़ी हुई है कि मुझे जो है गाड़ी पहुंचा देगी दूसरी जगह पे, नहीं, वो आपको नहीं पहुंचा रही। गाड़ी वहां रुक गई, वो सर्विस वहां पे खत्म हो गई, अब आप अपने रास्ते और वो जो सर्विस प्रोवाइडर था वो अपने रास्ते हो गया, वो अलग हो गया। थर्ड चीज पेरिशेबिलिटी, कि क्विकली खत्म हो जाती है, ये सेव नहीं हो सकती। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर। फॉर एग्जांपल, अ टैक्सी ड्राइवर कैन नॉट टेक अ कस्टमर टू अ सेम लोकेशन एट द सेम टाइम पॉइंट इन टाइम ट्वाइस। ठीक है, सेम पॉइंट इन टाइम ट्वाइस। वंस द जर्नी इज ओवर द सर्विस हैज बीन कंज्यूम्ड। आप एक दफा एक सर्विस अवेल कर लेते हो तो बस वो खत्म हो जाती है। कोई कस्टमर ये नहीं कह सकता कि जी मैं जो है सर्विसेज को अपने पास महफूज रखूंगा। जैसे ही आपने सर्विस को यूज कर लिया वो उसी टाइम पे खत्म हो जाती है, दोबारा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप जो है क्या करते हो कि करीम में जाते हो, तो करीम में आपके क्या होता है कि आप उसकी राइड बुक कर देते हो, जैसे ही आप वहां पे पहुंच जाते हो वो चीज जो है कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद आप दोबारा क्या करोगे, एक न्यू राइड बुक करोगे। सेम राइड को कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो आपको कहेगा कि सर पहले से ही आपने जो है हमें लोकेशन बता दी थी, हम आपको वहां पे पहुंचा देते हैं। तो आपकी जो है वो सर्विस क्या होती है, वो वहीं पे पैरिश हो जाती है, वो स्टोर नहीं हो सकती। लास्ट में कहता है कि वेरीफाइबिलिटी, each service is unique and cannot usually be repeated in exactly the same way, making offering a standardized service to customer very difficult। कि आप जिसको जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी अगर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जो है मैं दूसरे लेक्चर स्टार्ट करता हूँ दूसरी क्लास के साथ, तो मेरे वर्ड्स में फर्क होगा, मेरी वो सर्विस वैसी नहीं होगी। ठीक है, मैं जो है उसमें कोई और एग्जांपल्स दूंगा, मैं जो है क्या करूंगा वहां पे जो है क्लास लेंथी ले सकता हूँ, शॉर्ट ले सकता हूँ। तो मेन बात क्या है कि उसकी जो है जो सर्विसेज होती हैं वो हमेशा यूनिक होती है और वो आपके पास रिपीट नहीं हो सकती। हर बार जब आप उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे तो वो चेंज होंगे। इसके बाद कहता है कि इसका जो है रिलेशनशिप अकाउंटिंग के साथ क्या है, जो मेन कंसर्न है हमारा। कहते हैं कि देयर आर सेवरल इश्यूज अबाउट व्हिच सर्विस डिपार्टमेंट में नीड द इनपुट ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कि कुछ इश्यूज हैं जहां पे आपके जो है क्या करती हैं कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से उनको इनपुट चाहिए होता है, क्योंकि अब वो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई मेन चीज उसके साथ एसोसिएट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कुछ चीजों में उनकी हेल्प चाहिए होती है। जैसे कि सबसे पहली बात आ जाती है चार्ज आउट रेट्स, कि आप क्या करोगे कि जो आपने रेट्स डिसाइड करने हैं, क्योंकि सर्विसेज जो है आपके पास या अर्ली बेसिस पे दी जा सकती हैं या मंथली बेसिस पे दी जा सकती है। तो जब आप क्या करोगे कि अर्ली हिसाब से चार्ज करोगे तो वो आपके कहाँ पे जाएंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जाएंगे।
ठीक है, जिसलिए कहता है कि दिस इज अर्ली रेट विच द कंपनी चार्जेस क्लाइंट्स. It should be higher than salary as it should include a share of overheads. For example, training and any profit the company wishes to make. ठीक है कि अगर आप जो है क्या कर रहे हो कि ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो, तो अब आप एक्स्ट्रा सर्विसेज जब उस बंदे की लेते हो, जैसे हम जो है क्या करते हैं ओवर टाइम पे करते हैं. ठीक है, तो अब आपने एक डिजायर्ड सर्विस तो उससे ले ली, लेकिन अगर आप उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रहे हो, तो एक्स्ट्रा सर्विसेज की आप उसको क्या करोगे, अर्ली हिसाब से पे करोगे. तो उस अर्ली हिसाब को हम क्या कहते हैं, चार्जेस है आपके पास, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वालों से हेल्प लेनी पड़ेगी. आप एक खास रेट डिसाइड करोगे तभी पॉसिबल हो सकेगा. However, if the charge out rate is too high, customer will not use the service. Many accounting firms base charge out rates for their staff on roughly 3 times that person's salary. कि वो क्या करते हैं कि वो सर्विसेज जो है उसकी सैलरी से 3 टाइम्स ज्यादा जो है वो चार्ज करते हैं, क्योंकि वो जो है एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है. तो वो जब आप ज्यादा चार्ज करोगे तो कस्टमर जो है हेजिटेट करेगा उसको अवेल करने से. सेकंड बात, एस्टिमेटिंग कॉस्ट. कि प्रॉब्लम अराइज इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू बी इंक्लूडेड इन द चार्ज आउट रेट. Also, if the service takes longer to provide than expected, the company may not be able to pass on the extra cost. कि आपने जो उसको पहले कॉस्ट बताई थी वो ही आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेसिस पे आप उसको वो सर्विस प्रोवाइड करोगे. अब अगर आप जो है उस चीज को कंप्लीट कर देते हो और आप कहते हो कि हमारा जो है खर्चा ज्यादा हुआ है, तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार नहीं होगा. क्यों तैयार नहीं होगा? क्योंकि आपने उसके साथ जो है पहले से एक रेट डिसाइड किया था, आप उसी के अकॉर्डिंगली पे करोगे. तो इसलिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जितने आपके खर्चे आ रहे हैं वो पहले से आपने प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करने होंगे, और वो अकाउंटिंग वाला ही करके देगा आपको. प्रॉब्लम्स मेजरिंग बेनिफिट. कि आपके जो है जो बेनिफिट्स हैं उसको मेजर करना जो है मुश्किल हो जाता है. कि मार्केट कंडीशन में सीम दैट द चार्ज आउट रेट कंटेन्स अ वेरी लो प्रॉफिट एलिमेंट. The company may question whether it is worth carrying out these services. The problem is that the benefits are intangible and not easy, not no mere, but nevertheless real. ठीक है, तो अब वो आपको कहेगा कि क्या ये इतनी मुश्किल जो है इतनी चार्जेबल थी जितना आपने हमसे चार्ज किया. जैसे आप जो है मैकेनिक के पास जाते हो और आप उसके जो है गाड़ी में सिर्फ एक जो है, लेट से हम कहते हैं कि एक तार कट गई थी. अब वो क्या कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर देते हैं और वो क्या ठीक कर देते हैं और आपसे कहते हैं कि जी 500 रुपए दे. आप उसको कहोगे 500 रुपए किस चीज की, ये तो इतनी जो है मुश्किल काम नहीं था. वो आपको कहेगा जाहिर सी बात है कि काम मुश्किल नहीं था, बल्कि इसको फाइंड आउट करना सबसे मुश्किल था. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आप उसकी वर्थ को जो है आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे उसको बताओगे कि ये इतने चार्जेस का है. सो कहता है कि कंपनी विद इफेक्टिव सर्विस प्रोविजन हैज हैप्पियर कस्टमर एंड हैप्पी कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम द कंपनी इन फ्यूचर, देयरफॉर लीडिंग टू लोअर सेलिंग कॉस्ट. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दीस बेनिफिट्स. कि आप जो है जिस सेटिस्फेक्शन को या हैप्पी कस्टमर के बेसिस पे इसको मेजर करोगे कि हाँ मेरा जो है जो सर्विसेज थी वो इफेक्टिव थी, कब पता चलेगी, जब आपके कस्टमर्स खुश होंगे. ठीक है, अब कस्टमर खुश होंगे तो तब पता चलेगा कि जब वो दूसरी दफा आपसे परचेजिंग करेगा. जो कि फायदा आपको क्या होगा, आपके जो है सेलिंग एडवर्टाइजमेंट के खर्चे आपको दोबारा करने नहीं पड़ेंगे, वही कस्टमर आपके पास आ रहे हैं बार बार उसको खरीद रहे हैं. लेकिन इन बेनिफिट्स को मेजर करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड था और कितना सेटिस्फाइड नहीं था. लास्ट में इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई आपको. जीएचआई आपके पास एक जो है कंप्यूटर रिटेलर है. ठीक है, वो क्या करता है, डिफरेंट किस्म की जो है पार्ट्स उसके जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर्स के रिलेटेड जितनी भी उसकी चीजें होती हैं वो प्रोवाइड करता है, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो कहता है कि जीएचआई ऑफर अ सर्विस टू कस्टमर्स वेयर बाय दे विल गो टू द कस्टमर्स हाउस एंड सेट अप देयर न्यू सिस्टम. कि अब वो क्या करते हैं, कंप्यूटर वगैरह के पार्ट्स तो बेच रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर के घर जाता है, वहां पे उनको क्या करके देता है, जो पार्ट्स चाहिए होते हैं वो रिप्लेस कर देता है, जो मसला आ रहा होता है न्यू पार्ट्स उसके लिए इंस्टॉल कर देता है. तो वो इसके लिए क्या करता है, चार्ज करता है. सो कहते हैं कि व्हाट फैक्टर शुड टेकन इनटू अकाउंट एंड डिटरमाइन द फी टू बी चार्ज फॉर दिस सर्विस. कि जब वो उनके घर जाता है और नया सिस्टम जो है सेटअप करके देता है, तो उसका खर्चा वो किस बेसिस पे जो है चार्ज कर सकता है. तो डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास. पहला आपके पास आ सकता है कि वेजेस कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, कि जो आप वेजेस दे रहे हो एम्प्लॉइज को उसका खर्चे के बेसिस पे आप उससे चार्ज कर सकते हो. एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कॉस्ट, आप एम्प्लॉयर के सोशल सिक्योरिटी कॉस्ट के बेसिस पे चार्ज करना चाहते हो. ट्रांसपोर्ट का उसका खर्चा हो रहा है, आप उसके बेसिस पे कर रहे हो. अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट सच एज ट्रेनिंग. ठीक है, कि जो आपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग्स वगैरह दी थी, उनको ये सिखाया था, तो कहीं जाके पॉसिबल हुआ कि वो उनके लिए जो है इंस्टॉलेशन करके दे रहा है, तो आप उसका खर्चे के बेसिस पे कर रहे हो. हाउ लॉन्ग द जॉब विल टेक. ठीक है, या टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कर रहे हो कि उसके घर में गया, वहां पे उसने सेटअप किया, 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, उस हिसाब से चार्ज कर रहे हो. जीएचआई रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द सर्विसेज. जीएचआई का जितना रिक्वायर्ड रिटर्न था, ठीक है, जितना जो है वो उसे अर्न करना चाहता था, क्या उसके बेसिस पे उसे चार्ज करेगा.
कॉस्ट सेविंग्स ड्यू टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फ्यूअर कॉल्स टू GHI's प्रॉब्लम हॉटलाइन। ठीक है कि आप जो है अपने कॉस्ट को बचा रहे हो क्योंकि आपके पास जो है सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका जो खर्चा था वो इससे और कम करने की कोशिश करें क्योंकि लोग कम कॉल्स कर रहे हैं। तो आप कहते हो कि हमने जो है ये सर्विस रखी हुई है तो मैं इसका खर्चा उसी से पूरा करूँ जो मेरे पास कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद कहता है कि फीस चार्ज बाय कंपटीटर्स फॉर द सेम सर्विस, या फिर आप कंपटीटर के साथ उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि मेरा कंपटीटर इतना चार्ज कर रहा है तो मैं भी इससे चार्ज इतना ही चार्ज करूंगा या इससे ज्यादा चार्ज करूंगा। लास्ट में कहता है कि प्राइस चार्ज फॉर द कंप्यूटर, इफ कंप्यूटर प्राइस इज लो चार्ज मोर फॉर द सर्विस एंड वाइस वर्सा। या फिर आप ये कर लेते हो कि कंप्यूटर जो है सस्ता बेचा आपने तो आप उसकी सर्विसेज में सारे खर्चे पूरे कर देते हो। नॉर्मली अगर हम देखें तो ऐसे ही होता है कि जब आप क्या करते हो कि एक चीज को खरीदते हो तो वो जो है अगर सस्ती है तो वो इतना ज्यादा उसके लिए चार्ज नहीं करता कि वो आपको जो है सस्ता देते हैं, लेकिन जब आप उसकी रिप्लेसमेंट करते हो उसके सप्लीमेंट्री आइटम्स की तरफ जाते हो या कम्प्लीमेंट्री आइटम्स की तरफ जाते हो तो वो आपसे ज्यादा चार्ज करता है। जैसे अगर हम जो है कंप्यूटर पार्ट्स को देखें कि आप वन टाइम जो है कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के इतने पैसे नहीं होते, लेकिन जब आप उसके पार्ट्स चेंज करते हो तो वो उससे ज्यादा महंगे होते हैं। तो अब आपने जो है ये चीज डिसाइड करना होता है और ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कि आप किस चीज पे चार्ज करोगे। और इसी के लिए जो है अकाउंटिंग वाले फिर आप उनके साथ बैठते हो, उनके साथ डिस्कस करते हो कि हमने ये चीज जो है चार्ज करनी है वो किस बेसिस पे होगी, हमने उससे कितना चार्ज करना होगा और हमने जो है किस बेसिस पे इतने करने हैं। अगर आर्ली बेस है तो कितना होगा, कंपटीटर्स मार्केट में कितना चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर तरीके से इन रेट्स वगैरह को डिसाइड ना किया तो आपकी जो है मार्केट में जो है इमेज नहीं बनेगा, आपका जो है वो प्रोडक्ट उस तरीके से सेल आउट नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको इफेक्ट कर सकती है। सो ये हमारा जो है चैप्टर था। समरी अगर हम देखें तो प्रोडक्शन को हमने अकाउंट के साथ एसोसिएट किया, मार्केटिंग को देखा, मार्केटिंग में जो है हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि मार्केटिंग मिक्स जो है 4 पीस को देखना होता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन कैसे हमने करनी है। मार्केटिंग रिसर्च को हमने देखा कि आप देखोगे कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से डिज़ाइन होगा, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे जो है सेल आउट होगा। फिर उसमें हमने कहा था सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपने जो है सेगमेंट्स बना लेने हैं कि यार इस जगह पे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल आउट होगा, इस जगह पे इसकी डिमांड नहीं है, तो मैं जो है क्या करता हूँ अपना प्रोडक्ट सिर्फ इसी के लिए डिज़ाइन करता हूँ, दूसरों के लिए डिज़ाइन नहीं करता। तो ये सारे के सारे रिसर्च आपने करनी होती है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। फिर उसके बाद जो है इसमें हेल्प किसकी आएगी, इस पे खर्चा आपका आएगा। तो वो खर्चे के लिए आप किसके पास आओगे, जाहिर सी बात है आप अकाउंट्स वालों के पास आओगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले अकाउंट्स वालों से पैसे लेंगे। फिर सर्विसेज की हमने बात की तो सर्विसेज का भी हमने देखा कि किस तरीके से रोल था कि आप कितना अर्ली चार्ज करोगे, किस तरीके से मार्क जो है चार्जेस लोगे, उनसे बजट कैसे इसके लिए बनाओगे, प्लान कैसे करोगे कि कितना रेट चार्ज करेंगे, वो आपके अकाउंटिंग वाले बताएंगे। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हम देखें तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वालों के साथ उसको एसोसिएट रहना पड़ेगा। जितने उसके अकाउंट्स जो है प्रॉपर मैनेज हो रहे होंगे, जितना जो है वो क्लियर होंगे। जैसे प्रीवियस सिस्टम में हमने देखा जब हम सिस्टम्स की बात कर रहे थे कि जब जितना आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी, जितना आपकी सर्विसेज जो है या प्रोसीजर्स क्लियर होंगे, ठीक है, हर चीज़ के अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स होंगे और हर डिपार्टमेंट जो है क्या करेगा, वन मेजर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। तो उसके चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग जितनी ज़्यादा हो रही होगी उतना ही आप जो है क्या करोगे, आपका बिजनेस सही तरीके से काम कर सकेगा, ऑपरेट कर सकेगा। तो इसके लिए जो है अकाउंटिंग का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट्स में जो है हम जैसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स फॉलो ना हुए या जो है सही तरीके से वो मेंटेन ना हुआ तो प्रॉब्लम क्या बनेगी, आप पे फाइन्स आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है अगर आपने टैक्स छुपाया हुआ था तो उसके इश्यूज आ सकते हैं। हमारे जो है जब परचेजिंग कर रहे थे वहाँ पे आपकी जो है लोग क्या करते हैं, चोरी वगैरह कर लेते हैं पैसे। तो वो अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होंगे तो आप जो है सही आप जो है अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। फिर हमने परचेजिंग का कहा कि जब आप जो है परचेजिंग वगैरह करोगे, जितने आप जो है उसके रिसिप्ट्स वगैरह जनरेट करोगे, कहाँ से अप्रूवल आएगा, अकाउंटिंग वालों से। और लास्ट चीज़ आपकी क्या थी, प्रोडक्शन वाली थी। तो प्रोडक्शन का मेजर कंसर्न क्या था, प्रोडक्ट जब आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, कितनी आपकी उस पर कॉस्ट आएगी। तो जितने आपके पास कॉस्टिंग वगैरह होती है वो कौन आपको हेल्प आउट करता है, वो बेसिकली आपको जो है अकाउंटिंग वाले ही हेल्प आउट करते हैं कि आपने कितना चार्ज करना है, कितना चार्ज नहीं करना। तो यहाँ तक जो है हमारा ये चैप्टर था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।